दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। हमने अपनी पहली क्लास में दो कोशिकांगों के बारे में पढ़ा था। पहला था कोशिका झिल्ली और दूसरा कोशिका भित्ति। अब हम तीसरा कोशिकांग दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना तीसरा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोस और कॉन्ड्रिया। माइटोस और कॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोस का अर्थ होता है सूत्र और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कणिका। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सूत्र कणिका भी कहते हैं। सूत्र कणिका ये इसका अन्य नाम है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ये तो हुई इसके शब्द की बात। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दो वैज्ञानिक थे, अल्टमैन और फ्लेमिंग। वह फ्लेमिंग अल्टमैन व फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी दोस्तों। एक साइंटिस्ट और है दोस्तों कोलिकर। कोलिकर ने क्या किया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशी में देखा था। तो कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशी में पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा था। दोस्तों अब ये तो हुई कि कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा था। अब जो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, तो अल्टमैन ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। यानी जैसे नामकरण की बात कर रहे हैं, नामकरण। तो अल्टमैन ने जिस माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा और इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। और फ्लेमिंग ने जो माइटोकॉन्ड्रिया खोजा, फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था दोस्तों फाइला। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम, यानी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सीबेंडा नामक एक साइंटिस्ट थे सीबेंडा, जिन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था इन्होंने। ये तो है दोस्तों इसके नाम की बात। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे अल्टमैन ने जो माइटोकॉन्ड्रिया खोजा उसको बायोप्लास्ट नाम दिया, फ्लेमिंग ने जो माइटोकॉन्ड्रिया खोजा उसको फाइला नाम दिया, और सीबेंडा ने जो माइटोकॉन्ड्रिया खोजा था, इन्होंने क्या किया, खोजा नहीं माइटोकॉन्ड्रिया को, उन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये तो है दोस्तों इनके नामकरण की बात। अब हम बात करते हैं इसके कुछ विशेष बिंदुओं की, यानी इंपोर्टेंट पॉइंट। जैसे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना कोशिका का शक्तिगृह, वो सर्वप्रथम किसने कहा था, सिक्विड्स नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, शक्तिगृह।
शक्ति ग्रह सिक्विड्स ने शक्ति ग्रह कहा। और दोस्तों एक और साइंटिस्ट है पेट्जियस, जिन्होंने इसको साकोसोम नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था साकोसोम। पेट्जियस नामक एक साइंटिस्ट थे, पेट्जियस, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया दोस्तों, साकोसोम। दोस्तों और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। ये अपन वैसे आगे भी बात करेंगे इसी क्लास में, लेकिन थोड़ा अभी भी बता देता हूं। इसको ना कोशिका का श्वसन स्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक क्रिया संपन्न होती है, क्रेब्स चक्कर, तो उसी के कारण इसको क्या कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम श्वसन स्थल किसने कहा था दोस्तों, हुक ब्लूम नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने श्वसन स्थल कहा, हुक ब्लूम। हुक ब्लूम नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने। तो दोस्तों ये तो हुई इनके नामकरण और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात। अब अपन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ मेवस नामक एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, एफ मेवस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पादप कोशिका में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को। पादप कोशिका में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। पादप कोशिका में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। और दोस्तों जिस पादप की कोशिका में देखा था उसका नाम था, पादप का नाम था निम्फिया। निम्फिया। निम्फिया पादप में जो एफ मेवस साइंटिस्ट थे, उन्होंने पादप कोशिका में सर्वप्रथम इसको किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आकार और आकृति की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति और जो आकार है, आकार तो होता है दोस्तों, इसका लंबाई होती है लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर। और इसकी चौड़ाई होती है दोस्तों 0.5 माइक्रोमीटर। और इसकी आकृति दोस्तों सामान्यतः बेलनाकार, अंडाकार या गोलाकार होती है। दोस्तों ये तो है इसकी आकार आकृति। और जो एफ मेवस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, पादप कोशिका में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट की। वैसे तो क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिकाओं में निश्चित नहीं होती कि कितनी होती है, लेकिन औसतन क्या होता है, हर कोशिका में लगभग 500 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो औसतन प्रत्येक कोशिका में 500 से
1600 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। औसतन प्रत्येक कोशिका में 500 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। दोस्तों शॉर्ट में लिखा है, आप अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों, जैसे प्रत्येक कोशिका में वैसे तो 500 से 1600 पाए जाते हैं, लेकिन एक होता है क्लोरेला सेवाल और ट्रिपेनोसोमा। क्लोरेला सेवाल व ट्रिपेनोसोमा। दोस्तों ये जो क्लोरेला सेवाल और जो ट्रिपेनोसोमा है, ये क्या है? अपवाद है। अपवाद क्यों है दोस्तों? क्योंकि इनकी कोशिका में केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इनकी प्रत्येक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो आगे अपन और दोस्तों मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि अच्छे से नोट्स बना सकें। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमने अपवाद देखे ट्रिपेनोसोमा और क्लोरेला सेवाल, और पहले देखा कि है ना माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग औसतन कितनी होती है। अब सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होते हैं दोस्तों? सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं चाउस अमीबा में। सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दोस्तों चाउस अमीबा में। लगभग दोस्तों औसतन होते हैं 5 लाख। औसतन 5 लाख अमीबा, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जीवन काल की। जीवन काल लगभग माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है दोस्तों 5 से 10 दिन। यानी प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? 5 से 10 दिन जीवित रहता है और फिर दूसरा एक माइटोकॉन्ड्रिया उस कोशिका में जन्म लेता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पादप कोशिका व जंतु कोशिका की। यानी क्या होता है दोस्तों, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है और पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जबकि पादप कोशिका में कम होती है। दोस्तों ये तो है संख्या की बात। अब जैसे आकार में बड़े माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं दोस्तों? पादप कोशिका में पाए जाते हैं और आकार में छोटे माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में। अगला पॉइंट है दोस्तों आकार में बड़े माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में
कोशिका में तथा आकार में छोटे माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ये तो हुई दोस्तों आकार में बड़े छोटे और संख्या में अधिक और कम की। अब अगला बिंदु अपन बात करते हैं दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी कोशिका में अधिक होती है और कौन सी कोशिका में कम होती है। दोस्तों यह निर्भर करता है कोशिका की सक्रियता पर। कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करता है कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी या कम होगी। कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करता है की संख्या अधिक होगी या कम। सक्रियता का मतलब कैसे दोस्तों? सक्रियता का मतलब होता है कि वो सेल कितनी एक्टिव है। एक्टिव कैसे होगी दोस्तों? अगर उसके अंदर उपापचयी दर अधिक होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होगी, और उपापचयी दर अगर कम होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। दोस्तों यहां लिख रहा हूं, यानी उपापचयी दर अधिक होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी? संख्या भी अधिक होगी। और उपापचयी दर कम होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी उस कोशिका में क्या होगी दोस्तों? संख्या भी कम होगी। यानी सेल की जो सक्रियता है वो निर्भर करती है उपापचयी दर पर, और उपापचयी दर पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निर्भर करती है। यानी अगर उपापचयी दर अधिक होती है तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है, और अगर उपापचयी दर कम होती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी दोस्तों? कम होगी। अब अपन और बात करते हैं इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में और इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। अगले मुख्य बिंदु की बात करते हैं दोस्तों कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों ये इतना सूक्ष्म होता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर भी इसकी जो संरचना है वो साफ नहीं दिखाई देती। इसलिए एक अभिरंजक होता है जिसका नाम है जीनस ग्रीन। इससे इसको अभिरंजित किया जाता है। जीनस ग्रीन से अभिरंजक जो स्लाइड होती है उसी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी संरचना साफ दिखाई देती है। अब हम दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं। संरचना संरचना किस प्रकार की होती है? दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त अंगक होता है जिसकी संरचना अंडाकार, गोलाकार किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये दोस्तों इस प्रकार इसका जो बाहरी आवरण होता है उसमें दोहरी झिल्ली होती है। फिर जो ये यहाँ पे जो इसके पर्वत पाए जाते हैं
इस आंतरिक दीवार को दोस्तों क्रिस्टी भी कहते हैं, ये अपन अभी क्लास में लिखेंगे। ये इसकी संरचना है दोस्तों। ये जो संरचना है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जो ये बाहरी और आंतरिक जो झिल्ली है उसके मध्य जो स्पेस होता है उसको पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वसा के पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। और जो ये आंतरिक है, इसके अंदर आंतरिक भित्ति के अंदर मैट्रिक्स नामक एक पदार्थ भरा होता है दोस्तों, जिसके अंदर ही क्रेफ्ट चक्र संपन्न होता है। और जो ये प्रवद है, अंगुलीनुमा प्रवद है, इनके ऊपर क्या होता है, अपने बैडमिंटन के रैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती है दोस्तों। बैडमिंटन का रैकेट जानते हो, यानी जो बैडमिंटन खेलते हैं उनका जो बल्ला होता है उसके समान ये छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें F0 F1 कण कहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये F0 F1 कण होते क्या है और इनकी खोज किसने की थी, ये अपन अभी सभी बिंदु लिखेंगे। पहले केवल इसकी एक संरचना बना रहे हैं दोस्तों। ये लगभग सभी जो प्रवद होते हैं उनपे सभी पे पाए जाते हैं रैकेट समान। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसका नामकरण करते हैं, यानी नामांकित चित्र बनाते हैं। यानी जो ये जो सबसे बाहर की ओर है, ये क्या है, बाहरी झिल्ली। और इसके जो अंदर की जो है ये क्या है दोस्तों, आंतरिक झिल्ली। और दोस्तों इनके मध्य जो ये स्पेस, यानी जो ये रिक्त स्थान, जो खाली जगह है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस यानी रिक्त स्थान। और जो ये अंगुली अनानुमा संरचना है, जो ये संरचना दिख रही है, ये कहलाती है दोस्तों, इसकी आंतरिक भित्ति बोलते हैं इसको। आंतरिक भित्ति या आंतरिक झिल्ली, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं। और दोस्तों ये जो इसके मध्य जो पदार्थ भरा होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और जो ये रैकेट के समान जो संरचनाएं होती है दोस्तों, उसे कहते हैं F0 F1 कण, या इनको मोरान कण या ऑक्सीसोम भी बोला जाता है। मोरान कण या ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। अब दोस्तों जो अपन ने डायग्राम बनाते वक्त जो बातें की थी उनको लिखते हैं कि इसकी संरचना के अंदर क्या क्या होता है और कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं। जैसे पहला, यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त अंगक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त अंगक होता है। ये तो हुआ दोस्तों पहला पॉइंट, यानी बाहर आपको दिख रही है दोहरी झिल्ली। अब जो इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है दोस्तों, है ना, वो तो क्या होती है, पारगम्य होती है और लचीली, चिकनी होती है। यानी जो बाहरी झिल्ली होती है वो तो बाहरी झिल्ली लचीली व पारगम्य होती है। जबकि आंतरिक झिल्ली पर अंगुली नुमा संरचना के प्रवद पाए जाते हैं। जो ये अंगुलीनुमा संरचना है दोस्तों,
इसके समान जो पर्वत पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी। झिल्ली पर अंगुलीनुमा संरचना के पर्वत पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। यह आंतरिक दीवार होती है दोस्तों, आंतरिक दीवार। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है क्रिस्टी। ठीक है, तो आंतरिक दीवार कहते हैं। अब दोस्तों आंतरिक दीवार हो गया। अब आंतरिक दीवार के जो ये बाहरी झिल्ली और जो आंतरिक झिल्ली है उसके मध्य क्या होता है, पेरिकार्डियल स्पेस पाया जाता है। तो आप यह भी लिख सकते हो, आंतरिक झिल्ली व बाहरी झिल्ली के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान को पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। पाए जाने वाले रिक्त स्थान को दोस्तों ये लाइन आप कंप्लीट कर लेना, पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। आगे के नोट्स और लिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों आगे की बात करते हैं। पेरिकार्डियल स्पेस तक हो गया था, यानी जो आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के मध्य जो स्पेस पाया जाता है, जो रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। अब दोस्तों ये पेरिकार्डियल स्पेस है, वहां पे क्या होता है, वसा का पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। ये अगला पॉइंट, यानी पेरिकार्डियल स्पेस में वसा का पाचन करने वाले एंजाइम। यहाँ दोस्तों ये जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है, इसके अंदर वसा का पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अब अगली बात करते हैं दोस्तों। अगला जो ये अंगुलीनुमा संरचना होती है, उसके ऊपर जो ये ना आपके ना जो बैडमिंटन के रैकेट के समान आपको जो संरचनाएं दिख रही है, उसको बोलते हैं F0 F1 कण, है ना दोस्तों। तो अपन को ये ना आप लिख लेना, अगर लिखना चाहो कि है ना जो अंगुलीनुमा पर्वत निकले होते हैं उनके ऊपर एक ना बैडमिंटन के रैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसे F0 F1 कण कहते हैं। अब मैं आपको F0 F1 कण की खोज किसने की थी वो दिखा रहा हूं। F0 F1 कण की खोज एफ मोरान नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की थी। एफ मोरान ने इसकी खोज की, इसीलिए इनको मोरान कण या ऑक्सीसोम भी बोला जाता है दोस्तों। अब अगला बात करते हैं अपन मैट्रिक्स में भरे इस आंतरिक भित्ति के अंदर भरे इस मैट्रिक्स की, यानी जो ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति में एक पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे जो है ना बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंजाइम। और इस मैट्रिक्स में ही क्या होता है दोस्तों, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। जो अपन ने अभी पहले बात की थी क्रेब्स चक्र की, वो किसमें संपन्न होता है, मैट्रिक्स में। तो ये अगला पॉइंट भी लिखो, मैट्रिक्स में
क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होना, जैसे आपको पूछे कि क्रेब्स चक्कर कोशिका के किस कोशिका में संपन्न होता है, तो आपको जवाब देना माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है, तो आपको बताना है मैट्रिक्स में। ठीक है दोस्तों, यानी क्रेब्स चक्कर संपन्न तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपको कोशिका का कोशिकांग पूछे और आपको पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से अंग में होता है, तो आपको बताना है मैट्रिक्स में, है ना, जो क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है। अब दोस्तों ये क्रेब्स चक्कर क्या होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का श्वसन, है ना, चक्र होता है, यानी साइकिल होती है। इस साइकिल के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, अपना श्वसन की क्रिया संपन्न कर और ऊर्जा मुक्त करता है। इसकी खोज क्रेब्स चक्र का सर्वप्रथम अध्ययन दोस्तों एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैंस एडोल्फ क्रेब। हैंस एडोल्फ क्रेब जिन्होंने क्या किया, इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया। सर्वप्रथम अध्ययन यानी इन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया, इसीलिए इनके नाम पर इसको क्या किया गया, क्रेब्स चक्र नाम दिया गया। अब अपन कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। दोस्तों आगे बात करते हैं, अब क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है तो उससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में मुक्त होती है, तो इसको भी लिख लो। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी, एटीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रूप में पाई जाती है। दोस्तों अब अगर ऊर्जा मुक्त हो गई, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, क्रेब्स चक्कर चल रहा है, क्रेब्स चक्कर के दौरान ही ऊर्जा बन रही है। अब ऊर्जा बन रही है इसलिए इसको क्या किया गया, कुछ उपनाम भी दिए गए। तो अपन बात करते हैं उपनाम की। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखना, कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं। कोशिका का शक्तिग्रह क्यों कहते हैं, समझा दिया, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण कोशिका के लिए करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह, या इसको पावर हाउस भी बोला जाता है। एक और नाम दोस्तों कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन यानी चलाने वाला, ये इतने इसके उपनाम है। अब दोस्तों इसका मुख्य कार्य यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाना, तो इसका मुख्य कार्य यही होगा, ऊर्जा निर्माण का। ऊर्जा निर्माण का कार्य होता है। इसी के साथ दोस्तों अपनी यह क्लास यही समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर कक्षा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगली कक्षा में हम दोस्तों अगला कोशिकांग पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।